मैं सभा को हमारे 13 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र के बंबई उत्तर मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मनोहर जोशी जी 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने संसदीय परंपराओं, परिपाटियों की और मर्यादाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित किया। श्री जोशी जी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जोशी जी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कुशल संसदविद श्री जोशी जी ने पोलैंड, क्रोएशिया, जिनेवा, चीन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। श्री मनोहर जोशी जी का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2024 को बम्बई में हुआ। श्री ब्रह्मानंद मंडल बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री वेणुगोपाल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य रहे। श्री डी वेणुगोपाल का निधन 92 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2024 को तिरुवन्नामलाई में हुआ। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। डॉक्टर बर्क विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन 93 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2024 को संबल उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री CPM गिरियप्पा कर्नाटक के चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गिरियप्पा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य। इसके पूर्व कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। श्री CPM गिरियप्पा जी का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2024 को बेंगलोर में हुआ। श्री A गणेश मूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गणेश मूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।
उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री ए गणेश मूर्ति जी का निधन 28 मार्च 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोमटूर, तमिलनाडु में हुआ। श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में 5 कार्यकालों के लिए कार्य किया। श्री कुंवर सर्वेश कुमार जी का निधन 20 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री वी श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्रीनिवास प्रसाद ने 2 कार्यकालों के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य और कर्नाटक सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री वी श्रीनिवास प्रसाद जी का निधन 29 अप्रैल 2024 को 76 वर्ष की आयु में बेंगलोर में के कर्नाटक में हुआ। श्री एम सेल्वराज तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 11वीं, 12वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री एम सेल्वराज का निधन 13 मई 2024 को 67 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मोदी जी ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, जल संसाधन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी 2 कार्यकाल के लिए बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री प्रताप राव बी भोसले जी महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र से 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री भोसले जी सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य और कई संसदीय समिति के सदस्य रहे। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रताप राव भोसले जी का निधन 19 मई 2024 को 89 वर्ष की आयु में सतारा में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। आइटम नंबर 3। माननीय सदस्यगण, मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है। एडजॉर्नमेंट मोशन और शून्यकाल
राष्ट्रपति अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे, ये बुलेटिन में बताया गया था और पहले भी आपको अवगत कराया। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर। संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो। आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है नहीं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है नहीं। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी,
मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5, श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। MBBS admission gidamak country kayada chahi kun hena North East mayam gi thajaba ngaktuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultena 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mateng pangjari MBBS, MD, PG diploma gi matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pakna ba hotna bagi kudong chaba pizari contact to you tahi kun hana North East state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang khwai digi wang student puthok liba JR International Education Consultant MBBS admission ki damak country kayada chahi kun hena North East mayam gi thajaba ngaktuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultena 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mateng pangjari MBBS, MD, PG diploma gi matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pakna ba hotna bagi kudong chaba pizari contact to you tahi kun hana North East state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang khwai digi wang student puthok liba JR International Education Consultant MBBS admission ki damak country kayada chahi kun hena North East mayam gi thajaba ngaktuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultena 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari
MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chabadasu mating pangjari MBBS MD PG diploma gi matang da free counseling ki kudong chabasu pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pak na ba hotna bagi kudong chaba pizari contact tobiyu tahi kun hana Northeast state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang kwai digi wang student puthokliba JR International Education Consultant MBBS admission ki damak country kayada chahi kun hena Northeast mayam gi thasa bangak tuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultant na 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission ki kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mating pangjari MBBS MD PG diploma gi matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pak na ba hotna bagi kudong chaba pizari contact tobiyu tahi kun hana Northeast state singda MBBS 21 hours. Honorable members, these 21 hours have to be utilized for issues you seek to raise. It will be walking away from your constitutional obligations when you can discuss right away. Honorable members, I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons for this session has been reconstituted, and the details are as follows. I have continued with the practice to have 50% of our honorable women members as part of the panel. Sukhendu Shekhar Ray, Ghanshyam Tiwari, Narayan Das Gupta, Rajni Ashok Rao Patil, Sonal Man Singh, Medha Vishram Kulkarni, Sujit Kumar, Fozia Khan. Honorable members, Shri Sudhanshu Trivedi to move that an address be presented to the President in the following terms: that the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on June 27, 2024. महोदय, आज मैं इस नई लोकसभा के गठन के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो जो बातें कही हैं, मैं प्रयास करूंगा कि क्रमवार उसका बिंदुवार कुछ बिंदुओं के बारे में अपना और पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूं। राष्ट्रपति महोदया ने प्रथम 3 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया कि एक नई सरकार और नई लोकसभा का गठन हुआ है, और ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के अमृत काल की पहली लोकसभा है। जवाब दो। भारत की नई संसद बनने के बाद की यह पहली लोकसभा है, और उन्होंने अपने बिंदु क्रमांक 3 में ये कहा कि ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णय पर विश्वास का चुनाव था। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति, नियत और निष्ठा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है, न निष्ठा बदली है।
हमारा एक भी आइडियोलॉजिकल मुद्दा ऐसा नहीं है इन 73 वर्षों में जिसमें हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो। और दूसरी तरफ हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका एक भी ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है जिस पे उन्होंने स्टैंड चेंज न किया हो। इसलिए बोल रहे हैं मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। इसलिए Honorable members, honorable members, honorable members, those of the members who are present in the well, I will be constrained to name the members. I will be constrained to name the members who are present here. Sagarika Ghosh. Is this, have you come to this house, Sagarika Ghosh, for this purpose? Nothing will go on record, nothing will. Saket, you are virtually becoming a nuisance to yourself. You are virtually becoming a nuisance to yourself. And Mr. Derek O'Brien, you are becoming a director. You are becoming a director. The House will meet at 12 noon today. Paramedical courses sing tamagi khudong chaba bizari Manipur International University ki makhada MA Science, MLT, BS Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology ki course sing ki admission hauzare. Bizariba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su bizari Anisubada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba sing su bizari. Ahum subada tambal loyaba matungda 100% job placement legani. Mai subada college asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari. Manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire. Taruk subada experience layaba qualified oraba faculty khaktana takani. Aroibada hostel amadi library ki khudong chaba su bizari. Langsing Viraksi JR Institute of Medical Science, Hata Talipati Road, Imphal East. Akupa Marol Gidamak contact you 7005 343375. Paramedical courses sing tamagi khudong chaba bizari Manipur International University ki makhada MA Science, MLT, BS Science, Clinical Nutrition, MLT, RIT, OTT, Diploma, MLT, OTT, ECG Dialysis, Optometry, Anesthesia Technology ki course sing ki admission hauzare. Bizariba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su bizari. Anisubada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba sing su bizari. Ahum subada tambal loyaba matungda 100% job placement legani.
Marisuba College asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari. Manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire. Taruk subada experience leiraba qualified oiraba faculty khaktana takani. Aroibada hostel amadi library gi khudongchaba su pizari. Langsin Viraksi JR Institute of Medical Science, Hata Talipati Road, Imphal East. Akupa Marol Gidamat contact WU 7005 343337. और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। सर्वसम्मति से अनुमोदित वो एक बार फिर सदन का नेतृत्व करेंगे। हम महान संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए राष्ट्र में, लोक कल्याण में ऐसी नीतियां बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। हमारी युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और संवैधानिक कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते हुए देश के विकास में सक्रिय योगदान दे। 17वीं लोकसभा के 5 वर्षों में उन्होंने सदन की कार्यवाही को पारदर्शी, उत्पादक और जनहितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। आइए एक नजर डालते हैं 17वीं लोकसभा के उनके कार्यकाल पर। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मानव सभ्यता के पहले लिखे दस्तावेज ऋग्वेद ने कहा, हम सब एक साथ चलें, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हों। जिस प्रकार पहले के विद्वान अपने नियत कार्य के लिए एक होते थे, उसी प्रकार हम भी साथ मिलते रहें। यह उसी लोकतंत्र का मूल भाव है जिसे आज पूरे विश्व ने शासन प्रशासन की सबसे अच्छी पद्धति माना है। संकटों के बादल छाए, आक्रमणों का सिलसिला चला, सत्ताएं आती जाती रहीं, लेकिन यहाँ के जन जन में और उनके व्यवहार के कण कण में जनतंत्र का भाव अविचल रहा। आधुनिक काल में भारत की संसद लोकतंत्र के इस व्यवहार के कार्यान्वयन का केंद्र रही है। भारत की भावभूमि ने इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा। हर समाज और राष्ट्र के जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से उसकी दिशा एक युगांतरकारी परिवर्तन की ओर मुड़ जाती है। भारतीय लोकतंत्र की सतत यात्रा में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है।
चुनावों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक की समाप्ति, तमाम ऐतिहासिक कानूनों का बनना, अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं का संसद में चुन कर आना और देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से संसद के नए भवन का देश को समर्पित किया जाना 17वीं लोकसभा के कार्यकाल को पिछले सभी कार्यकाल से अलग और विशेष बना देता है। देश ने इस दौरान लोकसभा की जो सक्रियता देखी, अलग अलग मौकों पर जो गंभीर बहसें देखी, जो कार्य उत्पादकता देखी, जो नवाचार देखा, संसद के विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं की जो भागीदारी देखी, कोविड के विकट काल में संकटों से जूझने का जो जज्बा देखा, उसने लोकतंत्र के प्रति हर भारतीय के मन के भावों को और गहरा करने में बड़ा योगदान दिया है। निश्चित तौर पर इस कार्यकाल को प्रभावी और ऐतिहासिक बनाने में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जब हम पूरे कार्यकाल का आकलन कर रहे हैं, हमें 19 जून 2019 के उस पावन दिन का स्मरण करना होगा जब ओम बिरला सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ओम बिरला जी वो शख्सियत है जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुड़ना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्रीय रही। समाज जीवन की कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से रहे। सराहना के जो शब्द प्रधानमंत्री ने कहे, दायित्व निर्वहन के प्रति जो विश्वास दिखाया, ओम बिरला ने अपने अथक श्रम और नीति युक्ति से उन्हें 100% पूरा करके दिखाया। ओम बिरला एक व्यक्तित्व, एक जीवन, छोटे कस्बे से उठा, शहर की दहलीज को पार कर भारत के क्षितिज पर छा जाने वाला एक संकल्प, समाज को समर्पित, सेवा के पवित्र भाव से ओतप्रोत, मंत्र लोकतंत्र से अभिमंत्रित, राजनीति के नए प्रतिमान गढ़ता एक सहज व्यक्तित्व, साधारण जनप्रतिनिधि के रूप में एक असाधारण प्रयोग। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के शून्यकाल के दौरान एक दिन में 161 मामले उठाए गए, जो कि हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों में से करीब 90% मामलों के जवाब दिए गए। अभूतपूर्व ढंग से 17वीं लोकसभा की औसत कार्य उत्पादकता 97% से अधिक रही। सदस्यों ने कुल 2500 से अधिक बार चर्चाओं में हिस्सा लिया। प्रश्नकाल के दौरान भी 17वीं लोकसभा में मौखिक रूप से औसतन 5.2 प्रश्नों के जवाब दिए गए। कार्य उत्पादकता के ये आंकड़े 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा की तुलना में अधिक रही। 17वीं लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही और सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए आने वाले और पुराने भी सभी माननीय 540 सदस्यों ने सत्र के पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई, अपने विचार व्यक्त किए। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि रहेगी। सत्र दर सत्र रिकॉर्ड बनता रहा। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र ने
167% की अभूतपूर्व प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता दर्ज की थी। इस चौथे सत्र को याद करते समय हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह समय शताब्दी की सबसे बड़ी कोविड महामारी का था। भारत ने मुस्तैदी से लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखा। लोकसभा अध्यक्ष के अथक और निरंतर प्रयासों के कारण ही वैश्विक महामारी के दौरान भी भारत की संसद में बेहतर कामकाज संभव हो पाया। वैश्विक महामारी के दौरान भी इस सत्र में कार्य उत्पादकता 167% रही, जो अन्य सत्रों की तुलना से अधिक है। संसद का मूल काम देश के विकास और प्रभावी प्रशासन के लिए कानून बनाने का है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल इस मामले में किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। इस कार्यकाल में देश ने कई ऐसे कानूनों को बनते देखा जो देश की दिशा को बदलने में सक्षम हैं। चाहे नारी शक्ति वंदन कानून के माध्यम से देश की आधी आबादी की आशाओं को अमली जामा पहनाना हो, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खुशहाली लाने का कार्य हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम से शरणार्थियों के लिए भारत को उदार बनाने का दृष्टिकोण हो, 3 तलाक की समाप्ति हो, अपराध पर नियंत्रण के लिए 3 कानूनों का बनना हो। इस कार्यकाल में इतने सारे ऐतिहासिक कानूनों का बनना इतिहास के पन्नों में एक दुर्लभ संयोग के रूप में दर्ज रहेगा। हमारी विधानसभाएं देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहते ओम बिरला ने देश के कई प्रदेशों के विधानमंडलों को संबोधित किया। विभिन्न प्रदेशों में नई विधानसभा का गठन होने पर नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में ओम बिरला ने संसदीय लोकतंत्र को अधिक समृद्ध एवं सशक्त बनाने तथा सदन में मर्यादा और अनुशासन के महत्व पर बल दिया। भारत के लोकतंत्र को दुनिया सबसे प्रभावी और गतिमान लोकतंत्र के रूप में देखती है। देश ने लोकतंत्र की जिस त्रिस्तरीय स्वरूप को अंगीकार किया, उसमें पंचायतों की बड़ी भूमिका रही है। स्थानीय सुशासन का लोकतांत्रिक ढांचा और अधिक सशक्त हो, इस ध्येय पर काम करते हुए ओम बिरला ने देश भर की पंचायतों का देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के साथ संवाद को बढ़ावा दिया है। उनके नेतृत्व में आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण को लेकर देश के 11 राज्यों में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हमने कोशिश की, प्रयास किया कि हमारा लोकतंत्र पंचायत से लेकर संसद तक मजबूत हो और इसके लिए पंचायत राज व्यवस्था के अंदर भी संवैधानिक प्रावधानों को किया हमने, ताकि हर पंचायत राज व्यवस्था के अंदर चुनी सरकार को, गांव की चुनी सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले और 73वें संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला पंचायतों को और सशक्त और अधिकार देने का काम किया।
इसे हम अपना सौभाग्य और मणिकांचन संयोग कहेंगे कि इस पावन अमृत काल में भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी है। देश की युवा पीढ़ी लोकतंत्र में और आस्थावान हो, लोकतांत्रिक भारत के मूल्य युवा ऊर्जा से समृद्ध हो, इस सोच के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में अनेक पहल की गई। नो योर लीडर्स, अपने संविधान को जाने, और राष्ट्रीय युवा संसद जैसे कई नवाचार लोकसभा अध्यक्ष के विचार का ही परिणाम रहे। उनकी पहल पर ही आज संविधान भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों से युवाओं को भागीदार बनाया जा रहा है। युवा महोत्सव के द्वारा देश के नौजवानों की लोकतंत्र के प्रति सक्रिय भागीदारी बने, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनका योगदान हो, और किस तरीके से हम देश के नौजवानों को लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस देश को बदलने का काम करें। लोकतंत्र के भाव को संसद और संसद परिसर से बाहर हर मंच पर गौरवान्वित करने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न अंतर संसदीय मंचों पर अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा देश विदेश के सामाजिक एवं सार्वजनिक समारोहों में अपने विचारों के माध्यम से जन महत्व के विषयों को बड़ी विद्वता, तार्किकता, भावात्मकता के साथ प्रस्तुत किया। इस कड़ी में अफ्रीकी यूनियन के साथ G20 के नाम से विख्यात दुनिया के 20 बड़े देशों की संसदों के सभापतियों के वैश्विक सम्मेलन P20 का आयोजन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में ही भारत में किया गया। यह मौका लोकतंत्र की जननी के लिए खास था। पूरे विश्व ने इस आयोजन और इसमें पास किए गए प्रस्तावों की सराहना की। G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है, और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 17वीं लोकसभा ने नवाचारों की एक लंबी श्रृंखला देखी। आज लोकसभा का कामकाज लगभग पेपरलेस हो गया है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कागज का प्रयोग नहीं के बराबर है। डिजिटल विश्व की ओर बढ़ रहे भारत की संसद भी डिजिटलाइजेशन और तकनीक को अपनाए इस विजन पर काम करते हुए डिजिटल संसद ऐप, डिजिटल संसदीय लाइब्रेरी, इंटरैक्टिव मेंबर्स पोर्टल जैसी कई नई पहल हुई। आज मोबाइल ऐप के माध्यम से संसद सदस्यों को 40 भाषाओं में 5000 से अधिक पत्रिकाएं और समाचार पत्रों को पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। मेटा डाटा पद्धति का प्रयोग करते हुए कीवर्ड सर्च के माध्यम से लोकसभा से जुड़ी सूचनाओं को सुलभ बनाया गया है। लोकसभा की बहसों का डिजिटलीकरण कर eparlib.nic.in पोर्टल पर अपलोड किया गया है, ताकि संसद सदस्य पहले हुई बहसों को पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। एक सहभागी और स्वस्थ गणतंत्र में इससे बेहतर
और क्या होगा कि देश का कोई भी नागरिक इन डिबेट्स के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का मूल्यांकन कर सके। लोकतांत्रिक प्रणाली तभी प्रभावी होती है जब सदन में होने वाली बहस गुणवत्तापूर्ण हो। हर एक सांसद जब सदन में अपनी बात रखे तो पूरे आत्मविश्वास एवं पुख्ता तथ्यों के साथ रखें। इस विचार पर काम करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रिज्म यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू मेंबर्स के माध्यम से संसद सदस्यों को 24 घंटे रिसर्च उपलब्ध हो, ऑनलाइन रेफरेंस मटेरियल मिल सके तथा विधायी कार्यों के लिए की गई ब्रीफिंग सेशन आयोजित हो। 17वीं लोकसभा में ही पार्लियामेंट आर्काइव यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है, जिस पर पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, विदेशी प्रमुखों के ऐतिहासिक भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। देश के धन का सर्वोत्तम उपयोग हो तथा हमारी संसद आधुनिक कार्य प्रणाली के अनुसार आगे बढ़े, इसी सोच के साथ 17वीं लोकसभा ने सचिवालय के बजट अनुदान में 801.46 करोड़ रुपए की बचत की है। इस बचत ने एक प्रतिमान कायम किया है। सहस्त्राब्दियों में ऐसा अवसर आता है जब कोई राष्ट्र अपनी छाती पर गर्व करे, अपनी शक्ति, संस्कृति और स्वनिर्भरता के महोत्सव में अपने नागरिकों को भागीदार बना सके। ऐसा ही स्वर्णिम गौरवमयी अवसर आया जब भारत की संसद का नया भवन बनकर तैयार हुआ। सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल में ही इस भव्य नव्य भवन की आधारशिला रखी गई और इसी कार्यकाल में इसकी आभा ने भारत भारती के साथ समस्त लोकतांत्रिक विश्व को प्रकाशित किया। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सर्जन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पुण्य धरा ने देश को कई महान सपूत दिए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और जनता के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने वाले ऐसे राजनेताओं में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अग्रिम पंक्ति में आते हैं। अहर्निश सेवा का प्रतिमान खड़ा करना कोई साधारण बात नहीं, जहां स्व पीछे छूट जाता है और परहित सबसे आगे रहता है। सेवा ही जिसका धर्म और पूरा समाज ही जिसका घर हो जाता है, कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का। चेहरे पर स्मित मुस्कान,
कठिन श्रम और सहजता का ईश्वर से मिला वरदान, विकास का संकल्प और दूसरों की पीड़ा दूर करने की दृष्टि, राष्ट्र सेवा का प्रण, आत्मीयता का संवरण, सतत चलते रहने का अनुशासन, इन सभी को मिला दें तो जो चित्र उभरता है वो है ओम बिरला का। सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष रहते ओम बिरला ने जो प्रतिमान गढ़े हैं वो काल की अटल शिला पर अमिट निशान के रूप में अंकित रहेंगे।
सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, एक माननीय सदस्य की शपथ है, प्लीज प्लीज। एक शपथ है, शपथ। माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य की शपथ है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, इनको सबको समझाओ कि कब उठना है, कब बैठना है। माननीय सदस्य, अभी माननीय एक सदस्य की शपथ है, वह करा रहे हैं। इनकी शपथ करा रहे हैं ना। यस यस सर, अलाउ 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 अलाउ, यस। महासचिव वेस्ट बंगाल श्री एस.के. नूरुल इस्लाम। वहां पे लेकर जाइए ना। हाँ हाँ, परंपरा रही है, बैठे भी, पर वो उठ गए तो ठीक है, जैसी परंपरा रही है। লোকসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করছি যে বিধি দ্বারা বিধি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমার সত্যিকারের বিশ্বাস ও সংবিধানের প্রতি আমার আনুগত্য থাকবে। আমি যে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে থাকব। আমি যে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি তা বিশ্বস্ততার সাথে पालन करब। थैंक यू। आइटम नंबर 6 किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें। एक मिनट, आप वरिष्ठ हैं, पेपर टेबल हो रहा है, सारी कमेटियां बननी है। बच्चों को नहीं पता सर। जी, कमेटी बननी है। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 309 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, 15 members amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April 2025. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए
मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी, आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में भी कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
ज्यादा डिस्टरबेंस भी किए थे। उनके अंदर कुछ एक बेचैनी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और इसलिए शायद हमारे विरोधियों माननीय सुधांशु जी, माननीय एचडी देवगौड़ा जी एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप समय उन्हें बीच में दे सकते हैं। जी जी ऑनरेबल एचडी देवगौड़ा Sir, I have got the highest regard. All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir, I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there are thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong. And the government has taken the decision, it is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. I don't agree. We have got sufficient scope to debate on the issue of on the President address. On the President address we can discuss. But this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take sides. But the way in which our all elders, they are all senior leaders, they are all mature leaders. I don't know. When the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? This is not the way. I only appeal to all mature leaders, senior leaders. Please, knowing full well, you know the entire issue. I only appeal to you not to say unnecessary, try to blame the government. The government has done its duty and the inquiry is going on. Till the inquiry report comes, the minister, the HRD minister cannot take any decision or the government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. Then only we can discuss about the concerned person who is responsible. I make an appeal to all these members to see that let the house go smoothly. That's all, sir, what I can appeal. एजेक्स प्राइम मिनिस्टर बहुत मैच्योर्ड माननीय देवगौड़ा जी देश के बड़े सम्मानित नेता हैं, उन्होंने जो कहा आपने सुना। प्लीज माननीय सुधांशु जी, प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। सभापति महोदय, अभी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एचडी देवगौड़ा जी ने जो विचार कहे, बड़े दुख का विषय है
कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद, सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। अब मैं विषय पे आता हूं। जो मैं बता रहा था कि बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि यह देश के इतिहास में 60 साल के बाद यह पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो सब एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की। दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। और
एक मैं बात और कहना चाहता हूं, हमारे तीसरा बिंदु, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया? हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला। मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता एससी जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया? न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की। और एक बात और कहूंगा अंत में, वाकई दोनों में बराबरी नहीं है। हम लोग बचपन में एक बड़ा गीत था जो हमारी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने जरूर अवश्य सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, वो तो फूलों की सेज पे थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी चाय की केतली लेके प्लेटफॉर्म पे दौड़े नरेंद्र लाल। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। वो जवाहरात के लाल थे और नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल थे। वो हीरे जवाहरात के बीच में उनका बचपन गुजरा और इन्होंने गुदड़ी के लाल ने निकलकर आज भारत माता का भाल जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है। अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पे आता हूं कि इस तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने बिंदु क्रमांक 5 में इस विषय का उल्लेख किया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है, वो है एनर्जी, और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है। और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था, एलईडी बल्ब देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन 50% से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो हमारी सरकार ने रखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर जनरेशन का 40% क्लीन एनर्जी से होगा। और हमेशा सरकारों में देर में होता है कार्य, मगर महोदय मैं बताना चाहता हूं, पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया। और अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% क्लीन एनर्जी का हो गया है। यह दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इसीलिए हम तीसरे नंबर की देश बन गए हैं सोलर एनर्जी के संदर्भ में। 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2023 में 66.7 गीगावाट हो गई है। और इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है, मैं बताना चाहता हूं, लोगों के घर पे सोलर रूफटॉप्स लगेंगे और मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है। और मुफ्त की बिजली के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे, उनका चार्जिंग भी मुफ्त की हो जाएगी। सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का
पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है और वो भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले। जो लोग मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है जो अपने आप में अद्भुत और अलग है। और आगे भी हम भविष्य में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए, मगर हम तीसरे बड़े इकोसिस्टम से संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। सभापति महोदय, 1 लाख की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, 675 जिलों में से 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केवल स्टार्टअप का मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद ये नहीं है। 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में हम तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का उल्लेख किया कि 2014 में 209 हवाई मार्ग थे और अब 905 हवाई मार्ग हो गए हैं। अब लगभग हर राज्य में एक एयरपोर्ट जरूर है। और किस प्रकार का बदलाव आया है इसका उल्लेख दीजिए कि आज दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बन के तैयार हुआ। सबसे लंबा पुल समुद्र के ऊपर एशिया का मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है। और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। ये दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े। देखिए, बड़े विषयों की तरफ तो अक्सर लोगों का ध्यान काफी जाता है, परंतु मैं एक चीज पे और ध्यान देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी छोटी चीजें, उनसे देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है उस तरफ ध्यान दिया गया। मैं 3 छोटी चीजों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहद हम सब बहुत सामान्य रूप से यूज करते हैं। हनी, शहद का निर्यात 2014 में 445 करोड़ था और 9 सालों में बढ़कर 1623 करोड़ रुपए हो गया। किसानों, खिलौना, देखिए जब हम चाइना की बात करते तो बहुत सी बात होती थी, खिलौने हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकते। इन 9 सालों में हमने 1844 करोड़ रुपए के खिलौने जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। ये हमने छोटी सी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और दूसरी चीज जो हमारे विरोधियों को शायद याद हो, खादी, जिसका महात्मा गांधी जी के साथ बड़ा संबंध माना जाता था, हमारी मोदी जी के प्रयासों से 2014 में जो खादी का मार्केट 31,000 करोड़ रुपए का था वो अब बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपए का हुआ। यानी 4 गुना अधिक खादी में हमने वृद्धि प्राप्त की है। और बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हमारी सरकार आने से पहले होती नहीं थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ हथियार खरीदते थे और अपने आप बनाने की हमारे अंदर सामर्थ्य तो थी पर सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं थी। और अब स्थिति यह आई है कि अब 1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 18 गुना बढ़ा है। और सभापति महोदय, 500 हमारे डिफेंस के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे सरकार ने निर्णय लिया है कि इनका इंपोर्ट बैन, यानी जो पहले विदेश से आते थे वो 500 प्रोडक्ट भारत में ही बनेंगे, इक्विपमेंट, और वो विदेश से नहीं लिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने किया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बनने का उल्लेख भी उन्होंने किया है, जो भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसे हमने एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की। और फिलीपींस पहला देश बना जिसने एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया है। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वहां ब्रह्मोस मिसाइल का कोई पार्ट बने, कोई कंपोनेंट बने, ये अपने आप में कितने बड़े गर्व का विषय है। मुझे याद है कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या बना के रखी गई थी। सिनेमा क्या बनता था उत्तर प्रदेश पे, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, तो सीरीज बनती थी मिर्जापुर, तो ओंकारा में मेरठ की गैंगवार, तो बाबर फिल्म में कानपुर की गैंगवार, तो कंपनी फिल्म में दिखाया जाता था कि जैसे कि मुंबई का सारा जो माफिया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप सोचिए, उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी
जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है, यह समझा जा सकता है। अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 17 में राष्ट्रपति महोदया ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें विशेषकर मैं सिर्फ 3 का उल्लेख करना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों इसलिए कि इनके बारे में केवल 1-1.5 साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया। अपनी सीट पर जाए प्लीज, अपनी सीट पर जाए प्लीज। मात्र 1-1.5 साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि एसबीआई डूब रहा है, एलआईसी डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा केवल 1 तिमाही का 21,000 करोड़ रुपए है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सारी कंपनियों में मिला के सबसे ज्यादा है। पहली बार एसबीआई ने रिलायंस से भी ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाया है। एलआईसी का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपए है, जो एलआईसी का ऑल टाइम हाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, माननीय एलओपी कुछ बोलना चाहते प्लीज। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पड़ता है, तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज की, अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इंस्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे। कौन सुनने वाला है आपका भाषण? हम तो नहीं सुन रहे। माननीय प्लीज देखिए सर, देखिए सर, आप मैंने आग्रह किया सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। जब तक नहीं गए थे आपने कहा मैं मौका दे रहा हूं। प्लीज माननीय एलओपी को बोलने दो। पॉइंट ऑफ रेजर किए हैं, आप बैठे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो भी है, जब बाहर लोग थे, यू अलाउ देम, मैंने कहा अलाउ ही हैज टू यील्ड। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है प्रियंका जी, आप सहमत हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रियंका जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप तय करिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ प्रियंका जी। चेयरमैन सर, राइट नाउ प्लीज सर, व्हाई शुड ही, किस नियम के तहत, कौन सा? सर, मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Yes. It is unfair that I have been screaming non-stop and the members of opposition have been asking you to yield. Please, sir, point number 259. Sir, point number 259. Yes. Chairman to preserve order and enforce decisions. The chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions. Sir, we have been protesting non-stop. We cannot hear what he is speaking. He is being allowed to speak while we are not being allowed to even raise a point of order. Isn't it your responsibility, sir, with all due respect, to ensure that even the opposition voices can be heard? Yes, I will sit down, sir. This is not point of order. This is not point of order. Please, आप बोले। सभापति महोदय, मेरा विचार ये था, हमारे विपक्षी दल यदि हाउस ऑर्डर में होता तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ज्यादा उपयुक्त नजर आता, परंतु मैं अब अपना विषय आगे रखने का प्रयास करता हूं कि स्टेट बैंक, एलआईसी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में दर्ज किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है और 80,000 करोड़ रुपए का उनका ऑर्डर पाइपलाइन में है, जो एचएएल को आज तक नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि एसबीआई, एलआईसी और एचएएल ने इस सरकार के कालखंड में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार का दुष्प्रचार था और किस प्रकार का यथार्थ आज आंकड़ों के आधार पर देखने को मिलता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत का विश्व की विकास दर में योगदान 15% होने जा रहा है। यानी इस प्रकार से भारत अब दुनिया के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं उन्हीं की बात को पुष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत
15% ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका निभाने जा रहा है। एक दौर था जब हम IMF जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे, हम उनके सामने याचक बन के खड़े होते थे, और आज IMF की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं, उसका संचालक बन के खड़ा हुआ है। यह बात राष्ट्रपति महोदय के उस बात से बहुत स्पष्ट होती है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अपने समय में जिस प्रकार की सूचना क्रांति और डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, जिसने कि देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी और त्वरित एंड माइल डिलीवरी को इंश्योर किया है। आगे मैं आपका ध्यान सभापति महोदय आकृष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के संदर्भ में यह कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। नालंदा सिर्फ भारत में ज्ञान का प्रतीक नहीं था, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से नष्ट किया गया, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना की वो जीवनी शक्ति का प्रतीक था कि हमारी सरकार ने उसको जिस ढंग से स्थापित किया है, वो कितना गहरा घाव था भारत के ऊपर। इसको मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब, जो उनकी राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, इन्हीं की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, उनमें डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में उन्होंने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं उनके उस आर्टिकल से, हाउ द बुद्धिस्ट पेरिश्ड बाय द स्वॉर्ड ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द मुस्लिम हिस्टोरियंस देमसेल्व्स, समराइजिंग द एविडेंस रिलेटिंग टू द स्लॉटर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स बाय द मुस्लिम जनरल्स इन द कोर्स ऑफ देयर इन्वेजन इन बिहार इन 1197 AD। और आगे उन्होंने विंसेंट स्मिथ को कोट किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक एक भिक्षु को पकड़कर किस प्रकार से मार दिया गया, कुछ लोग अपनी जान बचाकर नेपाल और तिब्बत चले गए। मगर महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हो, आप इमारतों को जला सकते हो, पर भारत की ज्ञान और संस्कृति की परंपरा को नहीं जला सकते हो। और इसलिए हमारी सरकार ने जो नालंदा का पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया है, वो भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने का। मगर सभापति महोदय, जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोध गया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली, और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां, ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं, देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय, मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था, और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी, और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी। मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है।
सभापति महोदय, आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे, और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें ये कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात करूंगा, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमें लगता है कि भारतीय समाज में यदि कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं, जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। अब सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण और शपथ में हमारे विरोधियों ने बहुत बार संविधान का विषय बहुत उठाया और राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर संविधान और संविधान से जुड़े विषयों के बारे में बात कही। मगर महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि संविधान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में संविधान में क्या किया और किस भावना से प्रेरित किया, मैं 3 उदाहरणों के कंपैरिजन से बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरमबर्ग में कन्वेंशन हुआ, जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल का मंचन हुआ और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यानी सोचिए ये किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। 26 अप्रैल 1942 को जर्मनी की संसद रीस्टैग को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते, मैं इंटरवीन भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और उन्हें पद से भी हटाऊंगा। और ठीक यही काम 24 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही। अर्थात संविधान के ऊपर खतरा और संविधान से किस प्रकार की परिस्थितियां थी आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा। 38वां और 39वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कोई जुडिशरी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। वो लोग आकर आज कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करने वाले हैं। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क के ऊपर चलाया गया, वो लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था महोदय जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए चैप्टर जोड़ दिए गए और बाबा साहब अंबेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान की आत्मा कहा था, उस आत्मा को भी बदल दिया गया। वो लोग आज कहते हैं, और आज प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, उस समय जो अखबार छपते थे तो पीआईबी को एक लाइन वेट कर आनी पड़ती थी पीआईबी से, तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था। और जिसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया था। आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक हुए हैं। तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था
कि अब तो गालिब ज़ोक साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब ज़ोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। महोदय, मगर इतना ही नहीं था, यह सिर्फ इमरजेंसी का विषय नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जब ये सत्ता में आए संविधान खतरे में आया। श्री राजीव गांधी जी जब सत्ता में आए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और वो निर्णय शरिया के विरुद्ध नजर आया, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। संविधान खतरे में था और तब हमने उसका विरोध किया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो। यह सिर्फ हमारे देश में था और संविधान सबसे बड़े खतरे में था। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में ढांचा गिरने पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। समझ में आता है, भाजपा की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी गई। किस आधार पे? संविधान खतरे में था। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया है। उस समय जुडिशियल इम्यूनिटी थी, अब कोर्ट ने उसको हटाया है। संविधान खतरे में था। जब जब ये सत्ता में आते हैं संविधान खतरे में आता है। और सभापति महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, मैं देश की प्रबुद्ध जनता से पूछना चाहता हूं, ये बताइए देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है संविधान के हिसाब से? यूनियन कैबिनेट। ये यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? ये संविधान को खतरे में डालना नहीं था क्या? संविधान खतरे में था। और ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को कैबिनेट का रैंक था और वो रैंक असंवैधानिक था। लोगों को याद नहीं होगा, मार्च 2006 में श्रीमती सोनिया गांधी जी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे के ऊपर इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वह पद असंवैधानिक था। और यह भी याद होना चाहिए, इसी सदन के सदस्य हैं, जय बच्चन जी को पहले इस्तीफा दिलवाया गया, उस चक्कर में खुद भी इस्तीफा देना पड़ गया था। बाद में जब वो रीइलेक्ट होकर आई, उस बीच में संविधान संशोधन करके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया। संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें ये बताते हैं। 10 साल तक इस देश ने सुपर पीएम सुना। संविधान खतरे में नहीं था, संविधान खतरे में था। और जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर के फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ह उड़ाना है, यह संविधान खतरे में था। संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। और मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में बंद है, उसे रिहा कर दिया जाए। और 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं। यानी एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा का प्रयोग करना, यह संविधान खतरे में था। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है, संविधान खतरे में रहा है। और सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये कहानी यहीं पे नहीं रुकी। अब जब हम सत्ता में और विपक्ष में, याद करिए, इन्होंने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सीए केंद्र के द्वारा पारित कानून है। क्या संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य विधानसभा चुनाव कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है? नहीं। ऐसा करना संविधान को खतरे में डालना। और इनके समय में संविधान को इन्होंने फिर खतरे में डाला। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सीए नागरिकता से जुड़ा विषय था। नागरिकता केंद्र का विषय, उसका प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। इसके बावजूद नागरिकता से जुड़े केंद्र के कानून पर प्रदेश की सरकारें इनकी प्रस्ताव पारित करें, ये संविधान खतरे में डालें। फिर भी मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, 2 नेता जेल में चले गए तो इनको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया और इनको लगता है कि वो न्यायिक कार्रवाई के तहत नहीं गए। तो मैं अपने विरोधियों के सुलभ संज्ञान के लिए याद दिला देना चाहता हूं कि ये क्या 2014 के बाद ही हुआ है? सोनिया जी और राहुल जी को जिस नेशनल हेराल्ड केस में बॉन्ड लेना पड़ा, वो 2013 अक्टूबर में दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी जी और ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमाडी जी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी।
मधु कौड़ा जी सीएम झारखंड जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी मायावती पे 2006-7 में डिस्ट्रोलर का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगे, FIR 1990 में हुई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, 30 साल से देख रहे हैं सभापति महोदय, हम लोग छात्र जीवन से प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल में अंदर बाहर आने जाने का खेल देखते हुए, और अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ये है। वास्तविकता ये है कि संविधान के साथ खिलवाड़ सदैव इन्होंने किया है। इसलिए मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, उसके बावजूद ये किस ढंग की भाषा और आचरण प्रयोग करते हैं, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अंतिम बिंदु में यह कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र के लिए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था, भारत जिसके बारे में कहा जाता था यहां साक्षरता और समझ का दर कम है, तो ये देश कैसे अडॉप्ट होगा। मोदी जी ने आने के बाद जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, आज दुनिया में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% भारत में होता है। 46%, जो हमारे बाद आने वाले 4 देशों में मिलाकर भी कम है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अंतिम समय में अंतिम बात करते हुए एक चीज कोट की थी कि पूरी दुनिया में उन्होंने वेदों के एक वाक्य को कोट किया राष्ट्रपति महोदया ने, जिसका जो उन्होंने बोला था, समानो मंत्रः समिति समानी, अर्थात सभी लोग समान रूप से आए और एक समान रूप से आगे बढ़े और एक साथ आगे आए। मगर सभापति महोदय, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसमें उसने कहा कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि अगर इंडिया अपने पोटेंशियल को सही ढंग से प्रयोग करेगा तो बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया विल बी द बिगेस्ट नेशन एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सभापति महोदय, उसने कहा इंडिया विल बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ, द प्लेस एट विच इट रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। अर्थात वो जो हमारा अतीत था वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग किस विचार की बात करते हैं, इनके मन में, सुनिए, इनके एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल थिंकर थे जो चुनाव के दौरान क्या बोले कि उत्तर भारतीय यूरोपियों से हैं, तो पश्चिम वाले अरब वालों से जुड़े हैं, तो पूरब वाले चीन वाले से हैं, दक्षिण वाले अफ्रीका वालों से। वैसे सुनिए, वो इस्तीफा दिए थे फिर रीइंस्टेट हो गए, यानी केवल चुनाव के लिए था, वो चेहरे का नकाब उतर गया है। तो मैं उन्हें एक बताना चाहता हूं कि महोदय, आपको पता नहीं है भारतीयों के भारत की वास्तविकता क्या थी और आपके मन में गुलामी की मानसिकता क्या भरी हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अरब के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे, या अरब के कई हिस्टोरियंस, जिसमें इब्न असीर, इब्न कतीर, इब्न खल्दूम ने ये वर्ड यूज किया है, अजीजुल ली इल्मीन इन बिलादुल इन हिंद, अर्थात द कूल ब्रीज ऑफ विजडम कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया। और ये हमको समझाते हैं, हम उधर से आए। और मैं प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। Take your seat. Take your. Would you like to make an appeal to them? सभापति जी, मैं सदन के नेता के रूप में मुझे पहली बार बोलने का सौभाग्य मिला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सोचता था कि मेरी शुरुआत कोई अच्छे प्लेजेंट्रीज के साथ शुरू होगी और मैं प्रजातांत्रिक मूल्यों के
चल रही विषयों के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि यह जो एल्डर हाउस है, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहाँ पर जिस तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है। Honorable members, 1 second. Honorable members, honorable members, what is happening? Is this you should be doing it? You are virtually dancing. And Sagarika Ghosh, you write column every week. This is what you have earned all your life. What's wrong with Priyanka Chaturvedi? Priyanka Chaturvedi, what's wrong with you? Honorable members, it has been a day. कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा डिस्कशन हुआ, जिसमें डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे, तृणमूल कांग्रेस के भी लोग उपस्थित थे, सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे। और वहां ये निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए वी विल एलोकेट 21 आवर्स, 21 घंटे दिए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए 21 घंटे कभी भी एलोकेट नहीं हुए हैं। मैं चेयर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन वहां सहमति होने के बावजूद आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी। और इसलिए आज सस्पेंशन लेकर के आए और सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस को करके ये इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय आपसे बोलना चाहता हूँ दैट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उन्होंने डिस्कशन नहीं करना है। They were pre-decided and they were predetermined. That is why I find that in the speaker's list, in the list, there is no name of Congress party. This shows that they were not serious about the debate. And राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको NEET पर करनी है, उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, 1 सेकेंड, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। द हाउस स्टैंड्स adjourned to 2 p.m.
ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है।
10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में काम करेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं। आज IT से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, FPO और FACTS जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए PM किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दे सकते हैं। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर
होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। माननीय सदस्यगण, आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रही है। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। आपने देखा है हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रही है। मेरी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई है। हम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करने की दिशा दिखा रहा है। नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे पहल पर आज रिकॉर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं। माननीय सदस्यगण, आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं जिससे ग्रीन जॉब्स भी बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदूषण से मुक्त, साफ सुथरे और सुविधा युक्त शहरों में रहना भारत के नागरिकों का हक है। विशेष रूप से छोटी शहरें और कस्बे में बीते 10 वर्षों से अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गया है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ टियर 2, टियर 3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची है। वंदे मेट्रो जैसे कई योजनाएं पर काम चल रही है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरा सरकार इन आधुनिक मापदंड पर काम कर रही है जिससे भारत विकसित देश के सामने बराबरी से खड़े हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवेज बनाने की गति में भी 2 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में 27,000 करोड़ रुपया की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट मेड इन इंडिया चिप्स को भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफवाह हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुई है। आप तीसरी कार्यकाल के शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दे दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आवंटित होंगे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान भी बढ़े। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बन रही है। इस योजना के तहत हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाल ही में कृषि खेती सखी कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कृषि सखियों को आधुनिक खेती की तकनीक में प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि वे कृषि को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सकें। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का ये भी प्रयास है कि महिलाएं अधिक से अधिक बचत कर सके। बैंक खातों में जमा राशि पर बेटियों को ज़्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या समृद्धि योजना की लोकप्रियता से हम परिचित हैं। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। अब मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेचकर कमाई करने की योजना भी लाई है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार प्रति परिवार 78,000 रुपया तक की मदद कर रही है। इतने कम समय में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इन योजना में रजिस्टर कर चुके हैं। जिन घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं, अब वहां बिजली का बिल जीरो हो गया है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं,
तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सेचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव और भी स्पष्ट नजर आ रहा है। 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की पीएम जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान का माध्यम बन रही है। सरकार पीएम सूरज पटल के माध्यम से वंचित वर्ग तक आजीविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलभ ऋण भी उपलब्ध करा रही है। मेरी सरकार दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए किफायती और स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। माननीय सदस्यगण, देश की श्रम शक्ति के सम्मान के लिए श्रमिक बंधुओं का कल्याण और सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है। डिजिटल इंडिया तथा डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके दुर्घटना और जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीणों और सेमी अर्बन क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाया गया है। ये प्रयास हमें आश्वस्त करते हैं कि देश आज महात्मा गांधी के आदर्शों का सच्चे अर्थों में अनुसरण कर रहा है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए हैं। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्षों से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। माननीय सदस्यगण, अक्सर विरोधपूर्वक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्रणाली पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकार के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी ना रिफॉर्म कर पाए और ना ही आवश्यक निर्णय ले पाए। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स हुई है जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है। जब ये रिफॉर्म्स किए जा रहे थे तो भी इनका विरोध किया गया था। नकारात्मकता फैसले की
कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। 2 साल पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म्स किए, IBC जैसी कानून बनाए। आज इन्हीं रिफॉर्म्स ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सेक्टर में से एक बना लिया। हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक आज मजबूत और लाभदायक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लाभ 2023-24 में 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 35% अधिक है। हमारे बैंकों की मजबूती उन्हें ऋण आधार का विस्तार करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाती है। सरकारी बैंकों का NPA भी लगातार कम हो रही है। आज SBI रिकॉर्ड्स मुनाफे पर है। आज LIC पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आज HAL भी देश की डिफेंस इंडस्ट्री को ताकत दे रही है। आज GST भारत की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, व्यापार कारोबार को आसान बनाने का माध्यम बना रहे हैं। अप्रैल महीने में पहली बार GST कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ रुपये का स्तर पार कर गया है। इससे राज्यों की आर्थिक ताकत भी बढ़ी है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स के प्रति भी आज पूरा विश्व आकर्षित हो रही है। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। GDS जैसे रिफॉर्म्स ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। बीते 10 वर्षों में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को परेशानी थी।
पहले अपने ही प्रमाण पत्रों को अटेस्ट करने के लिए युवाओं को भटकना पड़ता था। आप युवा सेल्फ अटेस्टेड करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषा में पढ़ाई करते थे, उनके साथ अन्याय की जाती थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। युवाओं को अब भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला है। विगत 10 वर्ष में देश में 7 नई IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संस्था को भी बढ़ाएंगे। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। इस पहल से युवा में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा। आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी शुरू होने वाले जा रहे हैं। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रही है। माननीय सदस्यगण, जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाया है। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
आज जो विदेश अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त पा रहे हैं, तो ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मात्र नहीं थी, बल्कि ये वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण थी। मुझे विश्वास है कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार का ये प्रयास है कि भावी पीढ़ियों को हजारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती है। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को, आस्था और आध्यात्म के केंद्रों को सजाया संवारा जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्व समाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। अब अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। देश रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है। पिछले महीने ही देश ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का साल भर चलने वाला महोत्सव भी शुरू किया गया है। इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550वां और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मना चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसी उत्सवों की परिपाटी भी मेरी ही सरकार ने शुरू की है। इन आयोजनों से हमारी नई पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र पर गौरव का भाव और मजबूत होता है। माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर है, इसीलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अवसर देती है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए, तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा भी करना है। हमें याद रखना होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्रों की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की
सामूहिक आलोचना होना चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जो बैलेट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तो खार कसौटी को पार किया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन मनन करके इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें। आज की संचार क्रांति के युग है में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार डालने की साजिश रच रहे हैं। ये ताकतें देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं। इसके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक टोक नहीं चलने दिया जा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इन प्रवृत्ति को रोके, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नया शक्ल ले रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रही है। मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय फास्ट रेस्पॉन्डर और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्धों की स्थितियां, भारत भावना मानवता को बचाने में आगे रहा है। भारत को देखने का विश्व का नजरिया कैसे बदला है, ये इटाली में हुई G7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मजबूत हुआ है। नेबरहुड फास्ट पॉलिसी में चलते हुए भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। 7 पड़ोसी देशों के नेताओं का 9 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना मेरी सरकार की इस प्राथमिकता दर्शाते हैं। भारत सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के देश के साथ भी सहयोग बढ़ा रही है। पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप, मेरी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुल बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर 21वीं सदी के सबसे बड़ी गेम चेंजर में एक सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था।
देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। अब भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18 लोकसभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तो लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति वाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है। अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें, यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा, तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जो 2027 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे, तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां है, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाली 1000 वर्षों तक रहेगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
संसद में कई बार आपने अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछते सुना होगा। इसे क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित यानी स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन और अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न में पूछे गए सवाल का जवाब सदस्य तुरंत चाहते हैं। संबंधित मंत्री सदन में मौखिक जवाब देते हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। सवाल पूछने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। एक दिन में स्टार्ड क्वेश्चन केवल 20 पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले सदस्य को नोटिस देना होता है। अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जिसका सदस्य सदन में लिखित उत्तर चाहते हैं। एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका नोटिस सदस्य 15 दिन पहले महासचिव को देते हैं। प्रश्नों की सूचनाओं की स्थिति सदस्य के ई पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अल्प सूचना प्रश्न ऐसे सवाल जो बेहद जरूरी होते हैं, अवलंबनीय प्रकृति के किसी विषय पर होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए मेंबर 10 दिन से कम समय के नोटिस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की प्रक्रिया, कार्य और संचालन के नियम 32 से 54 और लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 10 से 18 के जरिए तय होती है। वहीं 41 से 44 के जरिए प्रश्नों की ग्राह्यता को शासित करने की शर्त निर्धारित की जाती है।
सभासदों, माननीय सभापति जी, श्री सुधांशु त्रिवेदी टू रेज्यूम। महोदय, जैसा कि मैं उस विषय में बता रहा था कि इस कालखंड में जब राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कहा कि भविष्य में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और 21वीं सदी भारत की होगी, तो वहीं इस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके दिमाग में गुलामी की मानसिकता अभी भी ऐसी पैबस थी कि वो अपना हर स्रोत बाहर से ढूंढते थे। जो कोई कहता था कि पश्चिम वाले अरब से आए, उत्तर वाले यूरोप से आए, पूरब वाले चीन से आए और दक्षिण वाले अफ्रीका से आए, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था, इन तीनों जगहों का सिर्फ एक एक उदाहरण बताता हूं कि भारत का इन पे इन्फ्लुएंस था या इनका इन्फ्लुएंस भारत पे था। जो मैंने बताया कि अरब के लिए अरब के तमाम हिस्टोरियन, जिसमें इब्न असीर, इब्न अल खल्दूम ने लिखा है अजीदुल इल्मीन इल बिलादुल हिंद, ये अरबिक का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हिंद यानी भारत से कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज एंड विजडम आती। वो भारत को मानते थे कि हमने ज्ञान यहां से सीखा है और ये कहते हम वहां से आए। यूरोप वालों के लिए बताना चाहता हूं, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेज। हमने नहीं कहा, एक यूरोपियन विलियम जोन्स ने कहा, जो एक अंग्रेज था और कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान हमसे सीखा है और ये हमको बताते हैं कि हमने उनसे सीखा। ये गुलामी की मानसिकता है। और मैं बताना चाहता हूं हमारे विरोधियों को चाइना के बारे में एक फैक्ट है जो शायद हमारे बहुत से लोगों को ना पता हो। चाइना की संस्कृति में भारत का प्राचीन नाम जानते क्या है? मैं सभी सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। एंशियंट चाइनीज में भारत को कहते हैं टियानजाओ, TIANZHOU। कोई जाके चेक कर ले कि चाइनीज भाषा में टियान का मतलब क्या है और जाऊ का मतलब क्या है। जाऊ का मतलब होता केंद्र, जैसे हमारे यहाँ पुर है, नागपुर, कानपुर, जयपुर, वैसे ही वहां हुआनजाऊ, ग्वानजाऊ होता है। और टियान का मतलब होता स्वर्ग। यानी चाइना मानता था कि इंडिया इज द सेंटर ऑफ हेवन और यह कहते हमने चीन से सीखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजियत अभी तक नहीं गई। जिसके लिए हम लोग कभी बोलते थे कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। यानी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। इसलिए मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि इनके दिमागों में अभी भी वो गुलामी की मानसिकता भरी है कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते अभी लोग नामी ग्रामी। ये लोग उसी अंग्रेजियत के राग में फंसे हुए हैं। परंतु सभापति महोदय ने जो ये बात बताया कि भारत का एक परिवर्तन का समय आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको किस रूप में आगे बढ़ाया है, मैं ये बताना चाहता हूं। यदि भारत को विश्व का नेतृत्व करना है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी हैं और सबसे युवा देश भी है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज फ्यूचर की होने वाली टेक्नोलॉजी, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। और आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस ढंग से सिस्टमेटिकली उसमें मामला आगे बढ़ा। इंटरनेट के यूजर्स 2014 में 24 करोड़ थे और अब 82 करोड़ हो गए। 3 गुनी संख्या बढ़ी है। 2023 का आंकड़ा है। फोन 1.2 बिलियन मोबाइल फोन हैंडसेट के यूजर्स हो गए हैं और 67 करोड़ स्मार्टफोन के यूजर्स हो गए हैं। एवरेज स्पीड ऑफ इंटरनेट जो इनके जमाने में 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड होती थी, वो अब 30 मेगाबाइट पर सेकंड है। और सभापति महोदय, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। डाटा की स्पीड के साथ डाटा की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। और 1 GB डाटा की कीमत इनके जमाने में 270 रुपए थी और वो अब घटकर 19 रुपए हो गई है, यानी 25 गुना कम किया है। ये जरूरी था कि भारत को अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ना है, और तब हम जाके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 46% वर्ल्ड के हिस्से के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में भी हमने लंबी छलांग मारी है।
2014 में मोबाइल हैंडसेट बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और 4,10,000 करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट आज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जो भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले 100% भारत में कंज्यूम भी हो रहे हैं। इनोवेशन इंडेक्स में भारत 78वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है और पेटेंट जो 2014 में 4,000 थे, आज 41,000 पेटेंट हो गए। और महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो विश्व में भी हम किस रूप से हमारी स्वीकार्यता आगे बढ़ रही है। आज सक्षम विदेश नीति के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहां विदेश मंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं, भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। और यह बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। रशिया से हमने S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया है जो रूस ने किसी को नहीं दिया और अमेरिका से हमने प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं जो नाटो के बाहर उसने किसी को नहीं दिए। आप सोचिए यह सक्षम विदेश नीति क्या संभव है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने सबसे सक्षम हथियार भारत को देने के लिए तैयार हो। और मैं एक वाकया बताना चाहता हूं, हमारे विरोधी विदेश नीति को हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चश्मे से देखते रहते हैं और उसमें देश का नुकसान होता रहता था। कोई इजराइल जाता था तो फिलिस्तीन नहीं जाता था, फिलिस्तीन से बात करेगा तो इजराइल से बात नहीं करेगा। पर मैं एक घटना बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब फिलिस्तीन जा रहे थे तो वो जॉर्डन में रुके और जॉर्डन के शाह ने कहा कि वो उनके पर्सनल हेलीकॉप्टर में उनको भेजेंगे पैलेस्टीन। उल्लेखनीय बात यह है कि जॉर्डन के शाह हुसैन प्रोफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है, एक ही परिवार है जो प्रोफेट मोहम्मद की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में है। और आप सोचिए, जॉर्डन का प्लेन था, हेलीकॉप्टर जा रहा था पैलेस्टीन और उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के फाइटर्स। आप सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन कभी किसी एक देश के साथ अगर एक रूप में कभी हुए हो तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या डिप्लोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में भारत एक नए सिरे से एक नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ आगे दिखाई पड़ रहा है। परंतु अफसोस की बात यह है कि हमारे जो विरोधी हैं वो इस विषय के लेकर जिस प्रकार का वातावरण इन चुनावों के दौरान दिखा, उसमें भी एक विदेश का संबंध दिखा। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। अरे भाई, विदेश के अखबार में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो? और उसके बाद भी, और ये इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं की। उनका वर्ड था फवाद चौधरी का कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे, यानी इन वर्बेटम वही था जो था। अरे क्यों नहीं आपने बोला कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोली थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का व्यक्ति 120 करोड़ देशों के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला? मगर अफसोस, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत का ये बदलाव, एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और मगर इन चुनावों ने एक निष्कर्ष और दिया है सभापति महोदय, एक निष्कर्ष और दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आज बड़ी उत्साह नजर आ रहा है कि वो उभर कर सामने आ गए। मगर महोदय, एक बात ध्यान देने योग्य है इस चुनाव में कि जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था वहां तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, अपने सहयोगियों के कंधे पे चढ़ के बहुत कुछ प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग जिस वोट बैंक के चक्कर में साथ साथ आए हैं वो एक के लिए बड़ा चिंता का सबब बनने वाला है। महोदय, ये कुछ हिंदी फिल्मों की पुरानी स्टोरी की तरह है कि पुराना आशिक लौट के आ रहा है।
अगर वो पुराना इश्क जाग गया तो आप ये समझिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं, सपा कहती है मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो उधर एक हैदराबादी हजरत है जो कहते हैं मेरा घराना तो देख, और इस ट्रायंगल से का एक नया स्वरूप इस चुनाव में उभरता हुआ नजर आया है। मैं एक विषय और कहना चाहूंगा, इस चुनाव में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार के आक्षेप आरोप लगाए गए, आज मैं अपेक्षा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने विदेश की धरती पर जा कहा था कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उन्होंने ये कहा था कि जुडिशियल प्रोसेस समाप्त हो गया है। अब उसी डेमोक्रेसी के चलते हुए आपकी अनेक सरकारें बनी हैं और आप अपने को हार के भी जीत की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ यह हो गया बहुत स्पष्ट रूप से कि अपने राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर आप देश की गरिमा को गिराने का प्रयास भविष्य में न करें। और नीट के विषय में भी एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, नीट को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील भी है और सतर्क भी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच कॉन्स्टिट्यूट हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाना, इसका अर्थ यह हो गया कि यदि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महोदय, आज जो लोग बोल रहे हैं, राजस्थान में 1.5 दर्जन पेपर लीक आउट हुए थे, हमारी सरकार ने तो संवेदनशीलता की बात कही। उनके मुख्यमंत्री का एक चर्चित बयान आया था, मैं तो जादूगर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सब कुछ पता रहता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि छात्रों के विषय को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और पूरी तरीके से सतर्क है, और शिक्षा मंत्री ने भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट की है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने यह बताया कि हमारी सरकार ने क्या काम किए और अमृतकाल में आगे क्या काम करने जा रहे हैं। उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था अपने अभिभाषण के अंतिम चरण में कि 25 वर्ष का यह अमृतकाल है, यह भारत का वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का प्रोग्राम है और 1000 साल की दृष्टि है, और हम 10,000 साल पुराने भारत से भी प्रेरणा लेते हैं। यानी हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं है, सभ्यता मूलक है। आवर विजन इज नॉट इलेक्टोरल, इट इज सिविलाइजेशनल। इसीलिए हम 1000 साल आगे के भारत के भी सोचते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, पर हम 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं, 25 साल के आगे के भारत के बारे में योजना बनाते हैं और हजारों साल पहले के भारत से प्रेरणा लेते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी चाहे जो भी कर ले, मगर सभापति महोदय, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि सब लोग आए, मैं इनसे अनुरोध करूंगा, आइए, साथ में मिलिए, साथ में विचार करिए और उसके बाद एक साथ देश के विकास के लिए आगे बढ़िए। अभी जो आपको प्राप्त हुआ है इसको मंजिल समझिए नहीं, अभी हम सबको मिलकर देश के लिए बहुत आगे चलना है। और मैं अंत में एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इस प्रकार के वाद विवाद के बावजूद होती रहेगी, इस प्रकार के वितंडावाद के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह उसी विचार को लेकर आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति महोदया ने यह बात भी बताई कि आज दुनिया में संघर्ष है, आज दुनिया में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कही जाती है, और उस संघर्ष का समाधान कौन देगा? सिर्फ भारत से, जहां पर कि सभ्यताओं के समन्वय का आधार बनता है, और उस सभ्यताओं के समन्वय का आधार भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म की वह अवधारणा ही बनेगी जिससे लड़ने का संकल्प आप लेते हैं। इसलिए 21वीं सदी का भारत आगे बढ़कर उठने जा रहा है। वी आर ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम विश्व को दबाने के लिए नहीं, विश्व के बंधु बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस विचार से आगे बढ़ रहे हैं जो हजारों वर्षों की हमारी प्रेरणा है।
को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह प्रसिद्ध पंक्ति, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, के आखिरी छंद को कहकर अपना विषय समाप्त करूंगा, जो ये बताएगा कि भारत किस रूप में विश्व के आगे बढ़ने वाला है। कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, हमने किसी को परेशान नहीं किया। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए अंत में एक और कहता हूं, इसलिए आश्वस्त रहिए, आप चाहे या न चाहे, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद। मिस कविता पाटीदार to make her speech seconding the motion. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरदर्शी और नैतिक नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 साल की उल्लेखनीय यात्रा को बताते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने दायित्व के निर्वहन की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही चुनाव आयोग का भी आभार माना। महोदय, हम जानते हैं कि 2024 के लोकसभा की चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारी सरकार का निर्णय ही ये सुखद परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में बंद, हड़ताल और हिंसा जैसा वातावरण हुआ करता था, आज पहली बार धारा 370 के हटने के बाद वोटिंग में कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम हुआ है और विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने का काम जम्मू और कश्मीर में हुआ है। भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पर भरोसा जताया है, क्योंकि आंखों के सामने विकसित भारत का लक्ष्य था। हम दृढ़ संकल्पित होकर चलते रहे। विरोधी हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर राष्ट्र हित के दिए आंधियों में भी जलते रहे। हमारे भारत की जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा इसलिए जताया क्योंकि यह चुनाव नीति, नियत, निष्ठा, ईमानदारी, योजना और सुशासन का चुनाव था। इसलिए भारत की जनता ने आदरणीय मोदी जी और हमारी सरकार पर विश्वास जताया। आदरणीय महोदय, राष्ट्र के विकास से हमारी सरकार विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक संस्था और व्यक्ति को इसलिए संकल्पित होना चाहिए कि हर प्रयास एक विकसित भारत की सफलता हेतु हो। सफल चंद्रयान मिशन से लेकर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी तक इटली में हुई G7 समिट में भारत को देखने के विश्व के बदलते नजरिए से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने तक ऐसे कई उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार अपने संकल्प पर कायम है। और इसी संकल्प के साथ 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। आज भारत अकेले ही दुनिया की प्रमोद जी, प्लीज हेल्प आउट, हेल्प आउट, हेल्प आउट, हेल्प आउट, हेल्प आउट, हेल्प आउट। किरण जी, प्लीज।
10 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं। The House is adjourned to meet at 2:30 p.m. संसद में कई बार आपने अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछते सुना होगा। इसे क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित यानी स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन और अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न में पूछे गए सवाल का जवाब सदस्य तुरंत चाहते हैं। संबंधित मंत्री सदन में मौखिक जवाब देते हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। सवाल पूछने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। एक दिन में स्टार्ड क्वेश्चन केवल 20 पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले सदस्य को नोटिस देना होता है। अतारांकित यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जिसका सदस्य सदन में लिखित उत्तर चाहते हैं। एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका नोटिस सदस्य 15 दिन पहले महासचिव को देते हैं। प्रश्नों की सूचनाओं की स्थिति सदस्य के ई पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अल्प सूचना प्रश्न ऐसे सवाल जो बेहद जरूरी होते हैं, अवलंबनीय प्रकृति के किसी विषय पर होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए मेंबर 10 दिन से कम समय के नोटिस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नों की प्रक्रिया, कार्य और संचालन के नियम 32 से 54 और लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 10 से 18 के जरिए तय होती है। वहीं 41 से 44 के जरिए प्रश्नों की ग्राह्यता को शासित करने की शर्त निर्धारित की जाती है।
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, take your seat. Take your seat. Yes, Mr. Tiruchi. What are you raising? Point of order. Raise it. Sir, the member who got fainted has developed a blood pressure of 213 and 114, sir. 213 and 114, sir. That member has developed a blood pressure, sir. Sir, we have been pleading till morning, sir. Tiruchi, take your seat. Sir, the chair should have concern upon us. Please. Sir, you are our protector. Take your seat. Can you take your seat Sir, for a now I minute? want to tell one thing. No, you are our protector. take your seat. How can we see our colleague like one this, second. Sir? Take your seat. I have taken all his steps. Suspended the working of the House, immediate arrangements made, and that was the most could be done. Everything is being taken care of. Sir, No, kindly have. no. Kindly have. Kavita Patidar, please continue. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। जैसा कि मैं बता रही थी, आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रहा है। वैश्विक महामारी के कालखंड को झेलने के बावजूद रफ्तार से विकास दर हासिल करते हुए हमारी सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। महोदय, हम जानते हैं कि विकसित भारत का सार 4 स्तंभों में निहित है: युवाओं की ताकत, किसानों के लिए समर्थन, गरीबों का उत्थान और महिलाओं का सशक्तिकरण। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार का व्यापक दृष्टिकोण सराहनीय रहा है। एक और नए युग की शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहां एक और शक्ति से लड़ने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नार्यस्तु राष्ट्रस्य स्वः में विश्वास करते हुए शक्ति की वंदना करने का काम करते हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारिता को सुनिश्चित करने का सम्मान देते हैं। सरकार की योजनाओं की वजह से महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास ज्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए हैं। सरकार के प्रयास से तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 करोड़ नए घर बनाने जाने को भी स्वीकृति दे दी गई है। आज 10 करोड़ महिलाएं। Honorable members, the kind of conduct, ignoble conduct, a conduct that will hurt every Indian, will put this institution to shame. We are here elected, get the prestige of being members of the upper house, the House of Elders. If in this house we conduct ourselves in this unruly manner, it is most unfortunate. I had reflected that it was very painful for me, unbelievable for me, that Shri Mallikarjun Kharge, a leader with parliamentary experience of over 5 decades, having held position of leader of opposition both in the state and in parliament, walking into well of the house. The deputy leader of the party, Pramod Tiwari, also walked in. Senior leaders, Mukul Wasnik, also was there. It was a very painful moment for me. We expect leader of the opposition and leader of the house to exemplify their conduct that is worth emulating. He came to the house, the entire house saw. He came to the well. But what is more painful, what is hurtful for me,
that he has outside misreported, misrepresented, and has spoken untruth. I don't want to use a stronger word about what happened. He is in denial mode. And his statement, which has been put on Twitter of ANI, is self-contradictory. At one point of time he says he did not get into the well. At the other time he says we had to walk into there. Now the second part is far more serious. What I have seen, that this institution was tarnished, tainted and demeaned. It was the worst sacrilege that could be committed for this temple of democracy. And if this happens from those who have to be lead as custodians to preserve the order, nothing can be more unfortunate. As regards the recent incident, all steps have been taken that are required to be taken. Everyone has been alerted, and my office is in action. Ms. Kavita Patidar. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। जैसा मैं कह रही थी कि आज 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का व्यापक अभियान भी हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिलाओं के कौशल, कमाई और सम्मान को बढ़ाने में नमो ड्रोन दीदी योजना भी सहायक बन रही है। हाल ही में सरकार ने कृषि सखी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र देकर उन्हें आधुनिक खेती की तकनीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी महिलाओं को बहुत अधिक लाभ पहुंच रहा है। इस हेतु में हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। माननीय सभापति महोदय, जय जवान जय किसान के मंत्र पर काम करते हुए नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। सरकार द्वारा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि दी जा चुकी है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार किसान उत्पादन संघ, एफपीओ और पैक्स जैसी सहकारी संगठनों का भी एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। आने वाला समय हरित युग का है। हमारी सरकार इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंच रही है। वंदे मेट्रो जैसी कई योजनाओं पर आज काम चल रहा है। आज सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। माननीय उपसभापति महोदय, योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है। सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। कोरोना का महासंकट हो, भूखंड जैसी कई त्रासदी हो या फिर युद्ध की परिस्थितियां हो, भारत मानवता को बचाने में हमेशा आगे रहा है। गुलामी की निशानी को खत्म करते हुए नई न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करने का काम भी आज हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, मैं उन पंक्तियों को याद करना चाहूंगी जिसमें कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, संचय ही करना है तो हमारी संस्कृति का हम संचय करें जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगा। इस भाव के साथ हमारी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के लिए भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में प्रेरणा देने का काम विरासत के माध्यम से सरकार कर रही है। मैं इस हेतु पुनः सरकार को बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, बाबा साहब अंबेडकर जी का मानना था कि किसी समाज की प्रगति
निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। इसे अपनाते हुए पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार भी गरीब का सशक्तिकरण ही रहा है। कोरोना के कठिन समय में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की अन्न योजना हो या स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का काम हो, 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हो या 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम हो, हमारी सरकार ने अक्षरशः बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों का पालन किया है। सरकार की योजना का ही परिणाम है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। महोदय, मुझे गर्व है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर महू की मैं खुद निवासी हूं। हम जानते हैं कि देश में भारत का संविधान बीते दशकों में हर चुनौती, हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तब भी दुनिया में ऐसी ताकतें थी जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी और संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ भ्रम फैलाने वाले उन सभी लोगों को, जब काला दिवस आपातकाल 25 जून 1975 को हुआ था, तब संविधान पर सीधे हमले का काला अध्याय लिखा गया था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। कई निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। जिन लोगों को बंद करा उनके जीवन तो तबाह हुए ही, लेकिन उनके पीछे कई परिवार भी तबाह हो गए। कई घर के कमाने वाले जेल में बंद थे। कई घरों से एक एक नहीं 2-2, 3-3 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। इस पीड़ा और दंश को कई परिवारों ने झेला। उन परिवारों में से एक परिवार मेरा भी था जिसने उस दंश और उस पीड़ा को झेला। आज भी जब आपातकाल के उन दिनों को याद करते हैं तो पीड़ा से कर्रा उठते हैं। हम जानते हैं एक तरफ ये पीड़ा और दर्द देने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, जो संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम नहीं बना रही, बल्कि यह जन आधार का आधार बने, जन कल्याण का आधार बने। इसलिए दिन रात अथक परिश्रम भी हमारी सरकार कर रही है। महोदय, पिछले दशक में हमारी सरकार की कई प्रमुख उपलब्धियां रही है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सार्वजनिक सेवाएं दूर दराज के कोनों तक भी पहुंची है और हम इस प्रगति के लिए प्रतिबद्ध भी है। हमारे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ भारत खुद को एक वैश्विक गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आज तैयार है। आने वाला दौर भारत का है और राष्ट्रहित में हमारे संकल्प की सिद्धि है। इस हेतु अटल जी की उन पंक्तियों को भी मैं याद करना चाहूंगी जिसमें माननीय अटल जी ने कहा था कि ये भारत देश मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा समान है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर के समान है। हम जिएंगे तो इस भारत देश के खातिर और मरेंगे तो इस भारत देश के खातिर, और जब मरेंगे तो गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से भी अगर कान लगाकर पूछेंगे तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इस भारत माता की जय के लिए ही और इस भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए विकसित भारत के संकल्प को साथ लेकर हमारी सरकार दिन रात अथक परिश्रम कर रही है। हम जानते हैं पिछले 10 सालों का वो सफर जिसमें पार्टी ने हर क्षेत्र, हर एक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करने का काम किया है, पूरे देश की दशा और दशा को परिवर्तित करने का काम किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में इसको संदर्भित किया है कि हमारा संकल्प इस देश को विकसित बनाने का है, परम वैभव पर पहुंचाने का है, और इसलिए हम सबको मिलकर साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भारत के लिए जिएं, भारत को विकसित बनाने के लिए जिएं, और सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलेगी। मैं पुनः इस आशा के साथ
एक बार वापिस से मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता पाटीदार जी। The motion that has been moved and seconded is The motion that has been moved and seconded is that an address be presented to the President in the following terms: that the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on June 27, 2024. There are 108 amendments to the motion which may be moved at this stage. Amendments 1 and 2 are by Dr. Kanimoji NVN Somu, Shri R. Girirajan, Shri M. Mohammad Abdullah. All three are not present in the House. The amendments have not been moved. Amendment number 3 by Dr. Kanimoji NVN Somu, Shri R. Girirajan. They are not present in the House. Amendments not moved. Amendment number 4 by Dr. Kanimoji NVN Somu, Shri M. Shanmugam. They are not present in the House. Amendment not moved. Amendment number 5 by Shri R. Girirajan, Shri M. Mohammad Abdullah. They are not present in the House. The amendments not moved. Amendments 6 to 10 by Dr. Kanimoji NVN Somu. The honorable member is not present in the House. Amendment not moved. Amendments number 11 to 17 by Shri Shakti Singh Gohil, not present in the House. Amendments not moved. Amendment numbers 18 to 26 by Shri Ramji Lal Suman, not present in the House. Amendments not moved. Amendment numbers 27 and 28 by Dr. Ashok Kumar Mittal, not present in the House. Amendments not moved. Amendments number 29 to 31 by Shri A. A. Rahim, honorable member not present in the House. Amendment not moved. Amendment numbers 32 and 33 by Shri Sandosh Kumar P, honorable member not present in the House. Amendments not moved. Amendment number 34 to 41 by Shri Pramod Tiwari, honorable member Shri Pramod Tiwari not present. Amendments not moved. Amendment numbers 42 to 50 by Shri A.D. Singh, honorable member A.D. Singh not present. Amendments not moved. Amendment number 51 to 57 by Dr. V. Sivasan, Shri Lamaram Karim, honorable members not present. Amendments not moved. Amendment number 58 to 62 by Shri R. Girirajan, honorable member not present.
Amendments not moved. Amendment numbers 63 to 71 by Shri M. Shanmugam. Honorable member not present. Amendments not moved. Amendment number 72 to 78 by Shri M. Muhammad Abdullah. Honorable member not present. Amendments not moved. Amendment number 79 to 85 by Shri Tiruchi Siva. Honorable member Shri Tiruchi Siva not present. Amendments not moved. Amendment numbers 86 to 91 by Shri Manoj Kumar Jha. Honorable member Shri Manoj Kumar Jha not present. Amendments not moved. Amendment numbers 92 to 97 by Srimati J.B. Mather Isam. Honorable member not present. Amendments not moved. Amendment numbers 98 to 103 by Dr. John Bitas. Honorable member Dr. John Bitas not present. Amendments not moved. Amendment numbers 104 to 108 by Sri P. Wilson. Honorable member Sri P. Wilson not present. Amendments not moved. Honorable members, the motion is now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Sri Malika Arjun Khadge. Honorable Leader of the Opposition, not present. Sri Gola Babu Rao. Sir Sabhapati ka Mahoday, I am newly elected member from Andhra Pradesh. First of all, I want to introduce myself. My name is Gola Babu Rao. I am sent to the Rajya Sabha with the blessings of Sri former, our Chief Minister, Sri Jagan Mohan Reddy ji. In fact, I was the first Dalit member from Andhra Pradesh who is sent to our Rajya Sabha. I am really feel proud to say that on behalf of my entire our Dalit Samaj, I thank the Sri our former Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy ji. And before I come to the response to the President's speech, John the 27th, I want to congratulate this House that Draupadi Murmu ji is a tribal woman who is occupied the position of the President of India. I congratulate the government of BJP and the entire Indian voters for selecting Srimati Draupadi Murmu ji as the President of our nation. And at the same time, I want to congratulate the Honorable Prime Minister for 2-3 important reasons he has taken in these 10 years. He was really a great, he is now great statesman in the country because he has enacted Women Reservation Bill in the Parliament and reserved just 33% of reservation for women in the Lok Sabha and state legislatures. In fact, Dr. B.R. Ambedkar just demanded women equality in Hindu Code Bill in 1950s. There, because of certain problems, that Hindu Code Bill was not sanctioned.
but that desire was fulfilled by Sri Modi ji in the BJP government, because so many other achievements are there who did really marvelous, even development in all spheres of life in the nation. In fact, he also made the Kashmir as a part of the Indian nation by abolishing 370 Act, 370 article. This is also very proud to say. I was a government senior officer, worked in the Andhra Pradesh for 25 years. I was 3 times MLA in Andhra Pradesh Assembly. All these things I want to introduce myself to the August House. Coming to a response to the Judge President's speech, which he really gave a wonderful spheres of development in her speech. In fact, I want to mention most important things: industry sector, startup sector, and agriculture sector, and social sector. All these sectors should be developed in Vikasit Bharat. Vikasit Bharat is the most important motto for not only BJP government, but it is also motto for the entire nation to develop all the sectors, social sector and economic sector and just industry sector and farming sector. What I request the BJP government, kindly you please think over to take important measures in the social sector. I have read in the speech given by the Honorable President, 25 crores of the entire just poor people are brought out of the poverty. This is also very important point to reckon. And what I want to request the BJP government, please, there are even 60% poor people living in India. Your Vikasit Bharat will become a success when you do these type of social measures to develop the poor people in India. Alaga youth, there is no even a single program for youth in the nation. What I request the BJP government to formulate the new schemes for the youth. One side, the creation of jobs, and second point, they want the government should also take up important self-employment schemes for the unemployed youth in almost all the states. And farming sector, I am satisfied. So even PM Kisan Yojana, nearly 3,20,000 crores are spent for the farming sector. This is really very good achievement made by the Modi ji in our government. What I feel, these 4 sectors, poor people and youth and farming sector and women sector. Women sector is also neglected since immemorial years. Some more new schemes should also be developed for the development of women in the entire nation. In the same way, I want to bring some important problems in our state. In this August House, I want to bring the notice of the House. Now our Andhra combined state is divided. In 2014, June 2, June 2nd. Now what I request, before just dividing the state into 2 states, the Telangana and Andhra Pradesh, now the entire this Lok Sabha and Rajya Sabha also agreed to give the special status category to the Andhra Pradesh. That is not solved even since 10 years are over. What I request this government of India and the Andhra Pradesh government to rethink, to sanction the special category status to the Andhra Pradesh. Now, yes, our state, our AP also, just NDA government has formed newly, and in the center, NDA government also formed newly. Now, this our Chief Minister, Sri Chandrababu Naidu Garu, is now a partner in the Union NDA government. What I request now, that the time has come to the Chandrababu Naidu Garu to demand for the
special status category to the Andhra Pradesh with the support of Sri Modi ji. Otherwise, our Andhra Pradesh state is almost has become orphan in all sectors. Even now, even lakhs of just unemployed youth are not getting any job. No industries, no incentives, and our Andhra Pradesh has become almost without any help from the government of India or the state government. We don't have any funds. We don't have any funds to develop with our own hands in the AP. That's why I request the Honorable Prime Minister to at least to rethink with the state government, Sri Chandrababu Naidu Garu, and try to help the Andhra Pradesh, which is really lagging behind in the many sectors. And that's why really this is a desire of the 5 crore people in Andhra Pradesh. Now 5 crore people will be satisfied once the special status category is sanctioned. Otherwise, the same thing what happened to previous governments will also happen to the present governments. Because once again I request the government of India to not to give any packages. Packages will not help to form the new industries or employment creation, any other things. What I request, only special category status is main demand for Andhra Pradesh people. I want to bring this small request to our Rajya Sabha, and through you also you request our Sri Modi ji to rethink about the special category status. And second issue in our AP is the Polavaram project. Polavaram project is a really Jeevanadi in Andhra Pradesh, not only in Andhra Pradesh, entire South India. Now this Polavaram is neglected because of one reason or other. Now, in fact, the national project, the Polavaram is the national project. National project has to be constructed by the government of India only. Unfortunately, the then government in the Andhra Pradesh state agreed for some sort of packages. That's why they could not take up this Polavaram project and delayed for almost 10 years. Now the people are also demanding more funds for the construction of and completion of the Polavaram project in our AP. That's why I request the BJP government to rethink about the to allot minimum 25,000 crores to complete the Polavaram project. Now in the same way, most important problem is just Visakhapatnam steel plant privatization. The Visakhapatnam steel plant is Andhrula Hakku, Andhrula right. Because of that, really so many people died before we got the steel plant in Vizag. Now you may not understand. Now really entire our steel, our Ukku factory is almost in doldrums. Now I request the BJP government to sanction now iron ore mines to the Visakhapatnam steel plant. I really wonder, even in other private, even just steel industries are getting iron ore mines. Why not? The iron ore should not be given to Visakhapatnam steel plant. I want to question the union government. I request if you don't concede these important 2-3 demands, our Andhra Pradesh will lose so many sectors. That's why I once again request the Honorable Prime Minister and the union government to rethink about the pending issues in the state. Lastly, separate railway zone in Visakhapatnam. Separate railway zone is also neglected since even 10 years. Only papers say that railway zone is sanctioned, but no railway zone is sanctioned physically so far in our state. That's why I request Honorable Prime Minister to reconsider these demands. And lastly, now new government emerged in the Andhra Pradesh. Post-poll violence is going on in Andhra Pradesh.
I wonder, post-poll violence should not be continued. Now, once they emerge in the government, they don't need any sort of violence. But I don't know how they are promoting the violence in the state of Andhra Pradesh. That's why I request Union Home Minister to really involve in this matter and see that no violence should be taken place in Andhra Pradesh. I request Honorable Sabapati to really convey my feelings to our union government and do justice to our Andhra Pradesh, at least in future. Thank you very much. Honorable members, Srimati Phulo Devi Netam, I have got feedback from the hospital. She is recovering. Doctors have said so. She will be there, according to doctors, for 2-3 hours for some tests. Officials of Rajya Sabha are also there. Deputy Leader of the House has also sent a similar message to my office that there is nothing, according to him, to worry about. Sri Tiruchi Siva, not present. Sri Sanjay Singh, not present. Sri Debasis Samantrai, not present. Sri A.D. Singh, not present. Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, not present. Sri Virendra Prasad Vash, not present. Sri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति 8 minutes. 8 minutes. Actually, it is 7.59, but I have been indulgent for that 1 second. सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में कहा वह निरंतरता में है। 2014 में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की जो किरणें इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वह समाज हो या संस्कृति हो या अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, वह जो सूर्योदय 2014 में हुआ उसकी किरणें सर्वत्र दिखाई पड़ रही हैं। जनतंत्र में जब हम मुद्दों के ऊपर तर्क और तथ्य के साथ बहस करते हैं तो शायद जनता का प्रबोधन होता है और सदन इसलिए बना है। मुझे दुख है कि विपक्ष फ्लेक्सिबल मॉरल्स के साथ चलता है। यह लचीला नैतिकता क्या होती है, लचीली नैतिकता क्या होती है, उसका उदाहरण आज भी है और कल का चुनाव भी था। जब इनकी सीटें कहीं बढ़ती हैं और किसी राज्य में इनकी सरकारें बनती हैं तो ये ईवीएम की पूजा करने लगते हैं। जब इनके कारण, इनके अपने कारण से ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। इससे मैं भारत के विपक्ष को कहता हूं, दे आर लिविंग द फ्लेक्सिबल मॉरल्स। और जिस जनतंत्र में यह दोहरापन होता है वह जनतंत्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है जहां पर एक बड़ा तबका जनता को बरगलाने की कोशिश करता है। मैंने जिन किरणों की चर्चा की सभापति महोदय, कुछ ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं जो पीढ़ियों को लाभ पहुंचाती हैं। मैं बड़ी बातों को छोड़कर मैं जिन 2 बातों की चर्चा करना चाहता हूं, पानी और ऊर्जा आज पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा है। ये 2 उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि देश की जनता को यह पता चलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृष्टि से
किस प्रकार से देश के उस आयामों को परिवर्तित किया है। नारे लगाना आसान है, नहीं मिलता था, दंड मिलता था लेकिन न्याय नहीं मिलता था। उस वक्त ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग दंड के काबिल है, न्याय के काबिल नहीं है, लेकिन इतने सालों के बाद में हम न्याय की प्रतीक्षा में रहे और पिछले ही संसद में, पिछले ही सेशन में हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि भारत आईपीसी के जगह पे भारत न्याय संहिता यह इसको पारित किया गया। और एक अच्छी बात हुई कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता यह अमल में आ जाएगी। ये सम अप करना चाहता हूं, ये इतनी अच्छी बात है कि भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से जो गुलामी हमारे ऊपर दंड के द्वारा लादी गई थी, वो गुलामी हमने बाजू में कर दी। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी के यही सर्वपूर्ण अभिभाषण का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, नॉट प्रेजेंट। श्री प्रकाश चिक बराइक, and it was his maiden speech, not availing even the maiden speech. Sri Niranjan Bishi, not present. Sri Ramji Lal Suman, again a case of maiden speech, not present. Sri रामचंद्र झांगड़ा, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। माननीय राष्ट्रपति जी ने, मैंने जो आखिरी में जो इन्होंने बात कही कि समानो मंत्र समिति समानी, एक समान विचार और लक्ष्य को साथ लेकर हम काम करें। अफसोस है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर 21 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया गया। विपक्ष के माननीय साथियों को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए था, बजाय अनावश्यक व्यवधान पैदा करने के एक स्वस्थ चर्चा में भाग लेके आप चर्चा कीजिए। तो मान्यवर, चलो मैं उनका ये भी धन्यवाद देता हूं, हमें ज्यादा समय मिल जाएगा अब। तो इसलिए मैं जो आज इस मौके के ऊपर आपने जो बोलने का मौका दिया, हमारे देश की जो प्रजातंत्र प्रणाली है, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है चुनाव की। 140 करोड़ देशवासियों का ये जो देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या में मतदाताओं ने मतदान करके एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के माध्यम से 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है और पूरी दुनिया ने हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सराहा है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी ऐसी कोई अप्रिय घटना के चुनाव को अंजाम दिया गया और देश में स्वस्थ लोकतंत्र के माध्यम से एक स्वच्छ सरकार का गठन हुआ है। और इतिहास में 62 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और हमारे लिए गौरव का विषय है कि एक गरीब घर से उठ के, एक साधारण परिवार से उठ के इतने बड़े लोकतंत्र के मुखिया चुने गए तीसरी बार और दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया। और आज पूरी दुनिया भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की तो सराहना करती ही करती है, भारत के नेतृत्व की भी पूरी दुनिया सराहना करती है। मान्यवर, इस अनुकूल समय में हम सब लोगों को इस देश की जो संकल्प, जो शक्ति है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2014 के बाद से
11वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर ले जाके, यानी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा के 5वें स्थान के ऊपर देश को हम लेके आए हैं और 2026 तक हम तीसरे स्थान पर ले आएंगे। उनका ये भी संकल्प है कि हम जब 100 वर्ष आजादी के पूरे होंगे तो 2047 के अंदर ये दुनिया का हमारा सिरमौर देश होगा और सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने विश्व के अंदर हम अपनी पहचान बनाएंगे। हम सबको चाहिए, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के माध्यम से अगर नीतियों में कहीं कोई अगर उनको लगता हो कि गलत है तो उसकी आलोचना करने का एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर एक परंपरा है, करनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक व्यवधान पैदा करके या जनता को ऐसे बातों से गुमराह करके अगर कोई लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट लेने की कोशिश करता है तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। मान्यवर, भाषण के अंदर जिक्र भी किया गया है कि जिस समय चुनाव चल रहा था बहुत सी अफवाहें देश के मतदाताओं के सामने फैलाई गई कि अगर मोदी जी तीसरी बार आए तो देश की संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे और अलग अलग किस्म की ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई। लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग संविधान की बात करते हैं जिन्होंने संविधान की भावनाओं को कुचला है। हमारे सामने साहबानों का केस है। मोदी जी ने नारी शक्ति अभिनंदन की बात की है, वंदन की बात की है और नारी को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए हैं। लेकिन वो लोग उन दिनों को क्यों भूल जाते हैं कि जब संविधान से ऊपर शरीयत को अधिमान दिया गया था और शरीयत के कानून के लिए संविधान की भावनाओं को कुचलते हुए एक नारी शक्ति का अपमान किया गया था, उसके अधिकारों का हनन किया गया था। वो लोग संविधान की बात करते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है। मान्यवर, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जो जिक्र किया है इसके अंदर हमारे कि देश की अब कितनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत को देखने का विश्व का नजरिया, इटली के अंदर हुई G7 की जो बैठक हुई है, समिट हुआ है, पूरी दुनिया ने भारत का गौरव देखा है, पूरे दुनिया ने भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। और इसी तरह G20 की जो हमने अध्यक्षता की, हमारे भारत देश ने अध्यक्षता की, उस समय भी पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है, भारत की ताकत को देखा है, प्रधानमंत्री जी के रुतबे को देखा है। मान्यवर, संविधान की चर्चा कर रहे थे। संविधान तो अब लागू हुआ है। इस देश में कितने बड़े भूभाग के ऊपर कश्मीर में कहां पर संविधान था? हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने संविधान के लिए बलिदान दिया कि एक ही देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, उनकी आत्मा तो आज खुश होगी। अब वो देख रहे होंगे कि संविधान की मूल धारणा को तो देश में अब लागू किया गया है। भारत का वो क्षेत्र जिसको दुनिया की जन्नत कहा जाता है, वो एक किस्म से नरक का स्थान बन गया था। कोई आदमी वहां स्वतंत्रता से जा नहीं सकता था, अपनी अभिव्यक्ति नहीं बता सकता था। देश को एक इतना बड़ा खतरे का एक वातावरण पैदा कर दिया गया था वहां पर देश में, जम्मू कश्मीर के अंदर, कि हम तो अपनी पहचान बनाने से भी वहां पर थोड़ा सा घबराते थे। मैंने पिछले सत्र के अंदर जिक्र किया था, मैं उन दिनों में श्रीनगर चला गया तो मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, तो मेरे ही एक मिलिट्री के साथी ने कहा कि भाई साहब ये धोती कुर्ता बदल लो, आप लीडर लगते हो, पता नहीं कहां से पत्थर आ जाएगा, कहां से बुलेट आ जाएगी, और आप साधारण कुर्ता पजामा पहन लो। वहां पर अपनी पहचान भी हमें छिपानी पड़ती थी और आज वहां पर तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर महिलाएं स्वतंत्रता से घूमती हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड टूरिज्म का विकास हुआ है। 3 करोड़ टूरिस्ट पिछली गर्मियों में गए थे, इस गर्मियों का तो भी रिकॉर्ड नहीं आया है। लोगों ने अपने घरों में एक कमरा रख के बाकी को गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तन कर दिया। आज उनकी जेबें जो है नोटों से भरी हुई है। थैंक यू। इतना बड़ा विकास वहां पर। सर टाइम है मेरे पास अभी, अरे इनसे पूछ लीजिए, थोड़ा सा भी दे देंगे वाजपेयी जी? 3 more minutes राउंड अप। सर इबे तो गर्म भी नहीं हुए थे, थोड़ा सा हरियाणा का आदमी। यही तो कहता हूँ, गर्म मत होइए। मेरा तो अनुरोध सभी से यही रहता है कि संयम से सीमित तरीके में अपनी पूरी बात कहिए। धन्यवाद मान्यवर। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने
जो अभी भाषण में जिक्र किया कि देश का गौरव बढ़ा है, मैं उसके साथ साथ ये चर्चा मैं देख रहा हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी दुनिया का एक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, बख्तियार खिलजी के समय में उसको जला दिया गया। भारत की ज्ञान की जो संपदा थी उसको सवा कर दिया गया। कितने दिनों तक उसका पुनरुद्धार नहीं हुआ, और आज हमें खुशी है, पूरा देश देख रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ और पूरी दुनिया वहां पर ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर दोबारा आएगी। तो मान्यवर, इसी तरह हमारा विरासतों का जो नालंदा यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया है, तो पूरे मैं पूर्वोत्तर में गया था, राजभाषा समिति का एक कन्वीनर होने के नाते पूर्वोत्तर के विकास की भाषण में चर्चा की गई है। मैं नाथुला पास के पर भी गया और मैं तवांग में भी गया। पूरे पूर्वोत्तर में मैं राजभाषा के एक कन्वीनर के नाते हमारी कमेटी को लेकर गया था। पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो कहते हैं पहली बार हमने विकास की बयार मोदी जी के राज में देखी है। एक पैसा यहां पर आता नहीं था, पता नहीं बीच में कहां पर चला जाता था, पूर्वोत्तर के अंदर कोई विकास नहीं होता था। मान्यवर, पिछले दिनों जब चुनाव चल रहा था तो बात आई आरक्षण को खत्म करने की। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मेरे साथी अपने बिहार से आए हैं, पहली बार डॉक्टर भीम सिंह जी, इन्होंने भी चर्चा की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या क्या हासिल हुआ? इन्होंने सशक्त चर्चा की। कालेलकर की रिपोर्ट का क्या बात कही? सर, जो आरक्षण की जो बात करते हैं, मैं उनके जवाब में ये बात कह रहा हूं कि वो लोग कहते हैं कि मोदी जी आए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन आरक्षण को सुरक्षित किसने किया है? संवैधानिक दर्जा पिछड़े वर्ग कमीशन को किसने दिया? ये तो इतिहास के सारी की सारी दर्ज है, पुस्तकों में दर्ज है, सारी की सारी प्रणाली में दर्ज है। यानी काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई, नेहरू जी ने उसको दबा दिया। 78 में जनता पार्टी की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। 80 में जब तक रिपोर्ट आई तब तक इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री बनी चुकी थी। फिर उन्होंने जो कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के साथ उनके पिताजी ने किया, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ किया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, मैं पिछड़े वर्गों से संबंध रखता हूं और श्रीधर कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में बैठ के मैंने पिछड़े वर्गों की राजनीति की है और संघर्ष में रहा हूं। और मैं एक एक चीज को देखता रहा हूं। जब यह मदन लाल खुराना जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले मदन लाल खुराना जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दिल्ली में लागू किया था। मुझे इतिहास की ये बात याद है। और आज भी अगर पिछड़े वर्गों को संवैधानिक रूप से आरक्षण का पूरा हक दिया जा रहा है तो केवल मात्र भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हुआ है। तो मान्यवर, मैं राजभाषा से जुड़ा हुआ हूं और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। भारत का बहुत बड़ा एक कालखंड ऐसा गुजरा है। मैकाले ने एक बात कही थी, सर कंक्लूड कर दूंगा, कि अगर देश को समाप्त करना है, किसी देश को गुलाम रखना है तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर उससे उसकी भाषा छीन लोगे तो अपने साहित्य से कट जाएगा, अगर साहित्य से कट जाएगा तो फिर अपनी संस्कृति से भी कट जाएगा, भाषा साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो फिर वो अपनी देश की राष्ट्रीयता से भी कट जाएगा। और ये बखूबी कांग्रेस के समय में होता रहा है। कितने लंबे समय तक मैकाले का षड्यंत्र के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली चलती रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही ये फैसला हुआ है कि बच्चे की प्रारंभिक जो शिक्षा होगी वो उसकी मातृभाषा में होगी ताकि उसका विकास हो सके। तो मान्यवर, देश के अंदर एक समृद्ध काल का अब शुरुआत हुई है, भाषा के भी माध्यम से और इसमें संस्कृति के भी माध्यम से। सांस्कृतिक तो मंत्रालय ही नहीं था, ये भी वाजपेयी के समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय सांस्कृतिक मंत्रालय का गठन हुआ था। सर, मैं तो वाजपेयी जी ने कहा था लंबा बोल लियो। सर, मेरी बात मानिए ना आप। सर, आपकी माननी पड़ेगी और क्या करें, आप हमारे अध्यक्ष हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इस अभी भाषण के ऊपर चर्चा में क्या करें, बीच में लय सी टूट गई जी सारी। मैं टूटी कहाँ है, मैंने तोड़ी है। आपने तोड़ दी नहीं वालों। तो धन्यवाद सर, आपने जो
मौका दिया, धन्यवाद। आपने कम समय में बहुत बातें कही हैं। अपने भाषण को आप पढ़ना, आपने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। श्री के.आर. सुरेश रेड्डी, नॉट प्रेजेंट। श्री अब्दुल वहाब, नॉट प्रेजेंट। श्री राम जी, नॉट प्रेजेंट। श्री जी.के. वासन, sir, 4 minutes. Sir, I thank you for giving this opportunity, sir, on speaking on the President of India's address. Sir, the President of India's address has given a very, very clear roadmap of the NDA government under the able leadership of our Honorable Prime Minister, sir. Sir, today we are the 5th largest economy in the world. Soon, sir, we are going to become the 3rd largest economy in the world. I would like to remember the pandemic days, sir, in which the whole world thought what is going to happen to India with 140 crore people. Sir, I would like to mention here very proudly as an Indian citizen that it was because of the measures taken by the central government under the Honorable Prime Minister that we were able to save India today, sir. Even rich countries, developed countries have become poor and undeveloped today. Comparatively, sir, 140 crore of people in India today are very comfortable, sir. In fact, sir, even today, 80 crore people are given food under the PM Rozgar Yojana, sir. Sir, 2 messages which I would like to tell in this August House, sir, is number 1. It was very painful for members like us from Tamil Nadu, also to most of the members from most of the state, that yesterday in the Lok Sabha, a Lok Sabha member had to mention negatively on Sengol, which was very unfortunate, sir. Sengol means honesty, transparency, straightforwardness, justice and equality to the country. Sir, unity in diversity is our strength, our culture with various languages in this country. The Prime Minister, sir, who has been the spirit of the nation in developing the nation after the pandemic, thought well before installing the Sengol, sir. Unfortunately, sir, members from the opposition are letting down our Indian culture, letting down the people of our country, sir. I would like to ask, especially the DMK members from Tamil Nadu, what is their answer to the people when the Prime Minister, who loves Tamil language, Tirukkural, has given an impetus to the Sengol, which is from the Chola king in Tamil Nadu. Sir, to conclude, I would like to tell with a great pain, sir, the worst ever incident in Tamil Nadu of the consumption of the spurious liquor has left nearly 60 dead and more than 100 hospitalized, sir. This man-made disaster that had led to tragic loss of innocent life could have been averted, sir, if the state government has taken timely action against the liquor mafia, sir. Thank you. Sir, the village in which this incident happened is largely populated by scheduled castes, sir. Many victims are scheduled castes, sir. Sir, through this house, I request a fair and free probe could have to be conducted to ensure that the perpetrator of this criminal and illicit activities face the full brunt of the law, that they should be showed a complete stoppage of these activities in the state, sir. To conclude, sir, our Prime Minister, sir, in his 10 years
of activities have given confidence to the people of India that India will be powerful and prosperous in the future years to come. Shri Thank you, sir. Ajit Kumar Bhuyan, not present. Shri Santosh Kumar P, not present. Dr. Fozia Khan, not present. Dr. M. Thambidurai, not present. Shri Milind Murli Devda. सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण को समर्थन देने में मुझे आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका अपने दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. So I'm very fortunate that my maiden speech in this august house responds to the Honorable President's very articulate outlining of the government's plans ahead for the next 5 years and highlights the government's achievements over the last 10 years. Sir, I'm also extremely fortunate to have your esteemed presence in the chair during my maiden speech, for which I thank you, sir. Sir, अपना भाषण शुरू करने से पहले, if you permit, मैं अपने स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी को याद करना चाहूँगा, जिनकी जब निधन हुई, he was at that time a member of this august house. And he always taught me to stand up for myself and to keep loyalty for the country before loyalty for the party. Sir, I'm sure today he is with me to guide me on this journey, on this new journey, I should say, sir, and to bless me. Sir, in many ways, life has come full circle, because in 1977, 47 years ago, the late Balasaheb Thackeray supported my late father to become mayor of Mumbai's financial capital, Mumbai. And today, 47 years later, at the age of 47, I'm disclosing my age, the president of the Shiv Sena, Mr. Eknath Shinde ji, the Chief Minister of Maharashtra, has enabled me to represent Mumbai, Maharashtra and India through the Shiv Sena in the Rajya Sabha. Sir, I am returning to Parliament after exactly a decade, and a lot has changed. For one, we are in a very impressive new building. For the first time in India's history, we have an Adivasi woman President of India, and we have a leader who hails from a very, very humble background. जब लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं कि द फैक्ट दैट एक साधारण व्यक्ति जो एक रेलवे पटरी पर चाय बेच रहा था, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, उसका साफ मतलब है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत का संविधान मजबूत है. इन महाराष्ट्र टू सर, द चीफ मिनिस्टर, a very simple auto rickshaw driver. We have auto rickshaws in a certain part of Mumbai. An auto rickshaw driver rose to become the chief minister of the country's second largest state, the most industrialized state. This means for someone who is young and is watching us today that our democracy is in fact stronger than ever before. So, many people, my former colleagues who are not here today, who I'm sure when their chance comes to speak and through the public domain have been analyzing the Lok Sabha results in many, many ways. But the fact remains, as few people before me have pointed out, that Narendra Modi ji is only the second Indian to be sworn in as Prime Minister of India for 3 consecutive terms. The first being Pandit Jawaharlal Nehru exactly 62 years ago in 1962. In fact, something which has not been said before me,
for the sake of not being repetitive, to give this House a sense of how high anti-incumbency levels are around the world. And this is due to a variety of factors. There is a growing aspirational, demanding voter. Social media is playing a role in making people more impatient. Demographic transitions are underway. In the last 10 years alone, Prime Minister Narendra Modi ji has seen, and I will count down, 6 Prime Ministers of Pakistan, 5 Prime Ministers of the UK, Please. 4 Presidents of Sri Lanka, 3 Presidents of the USA, 2 Presidents of France, and finally, after Sushma Swaraj ji, after a decade, 1 leader of opposition in the Lok Sabha. So, sir, मोदी जी का अभी भी पूरा 5 साल का कार्यकाल बाकी है और इसीलिए मैं एकनाथ शिंदे जी की ओर से, शिवसेना की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। उनकी सरकार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, चुनावी भाषणों में मैं अक्सर मजाक में कहा करता था कि यदि आप इंडिया अलायंस से, यानी INDIA से, यदि आप आई लेटर को हटाओगे तो आपको NDA दिखाई देगा। If you remove I from INDIA, you get NDA. My point I'm making is that despite all our political differences, I still believe that there's more that unites us than divides us. And a new beginning must call for a starting afresh. I am starting afresh, and I believe that as we move from confrontation to collaboration, we must replace the letter I with we. Sir, I wish to bring to your attention 4 C's, the letter C, that I'm sure everyone across this House will agree with me on, and we can rise above politics and agree that these are issues which concern our country. Some will see them as challenges. I personally see them as opportunities. So the first C is China. The second C is cities. The third C is computing. And the fourth C is climate change. All of these, in varying degrees, have been spoken about by the Honorable President. So when we talk of China, the first C, today both the West and the global South, the developed world and the developing world, has a trade deficit with China. But in addition to a trade deficit, they also have a trust deficit with China. And India, in that sense, is very, very unique. India today enjoys a trust surplus with the rest of the world. सर, इसलिए आज का समय बोल्ड होने और निर्णायक रूप से कार्य करने का समय है। Sir, today global investors, global companies are adopting